नमस्कार, नमस्कार। अब हम कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। भरत भाई से मैं विनती करता हूँ कि वह गीतांजलि श्री गुलाम शेख साहब, हर्षद त्रिवेदी जी, बिंदु भट्ट जी को लेकर मंच पर आए। मंच पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के आमंत्रित वक्ता सर्वश्री गीतांजलि श्री तथा श्री बिंदु बहन भट्ट, कवि कलामर्मी श्री गुलाम मोहम्मद शेख साहब, गुजराती साहित्य परिषद के वर्तमान प्रमुख श्री हर्षद त्रिवेदी जी, गुजराती साहित्य परिषद के वर्तमान प्रसार मंत्री प्रोफेसर श्री भरत भाई मेहता एवं आज इस शाम को आए आप सब सुग्न सहृदय जनों का गुजराती साहित्य परिषद द्वारा आयोजित श्री सुरेश जोशी व्याख्यान माला की 5वीं कड़ी में परिषद एवं आर्क फाउंडेशन की ओर से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का दिवस हमारे लिए शोक संतप्त करने वाला दिवस भी है। आज की सुबह हमारे एक शीर्षस्थ कवि अनिल जोशी के निधन की खबर लेकर आई है। उनकी कई कविताएं गुजराती भाषा का मुहावरा बनी हुई है। उनकी एक छोटी सी कविता श्रद्धांजलि के रूप में उसका पाठ कर मैं आगे अपनी बात रखूंगा। कविता का शीर्षक है मुक्ति। जड़ती छूटा वहाण करे ने वहाणती छूटा छड़। जड़ती छूटा वहाण करे ने वहाणती छूटा छड़। छड़ती छूटू लुगड़ू उड़े ने लुगड़े ढांक्या घड़। गड़ती छूटी कांकरी खरे ने आबती छूटा खग। खगती छूटू पीछड़ू उड़े ने चालती छूटा पग। आंखती छूटू जोण उभो, आंखती छूटू जोण उभो ने हाथती छूटा काम। नाकती छूटो वायरो वातो, नाकती छूटो वायरो वातो ने जीवती छूटा राम, ने जीवती छूटा राम। प्रिय कवि की स्मृति को वंदन करते हुए हम मौन रखेंगे और इसके पश्चात आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। विगत वर्ष सारी दुनिया के लिए काफी कठिन रहे। ऐसे में इस व्याख्यान माला के प्रारंभिक व्याख्यान ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए थे। पहला व्याख्यान था सांप्रत समय में सर्जक धर्म, वक्ता थे शिरीष भाई पंचाल। दूसरा व्याख्यान था भारतीय शास्त्रीय नृत्यों परिप्रेक्ष्य में नृत्यांगना चंद्रलेखानु समकालीन नृत्य में योगदान, वक्ता थे श्री सुनील कोठारी। तीसरा व्याख्यान इसी जगह श्री अशोक वाजपेयी ने दिया था। विषय था लेखक और स्वतंत्रता। एक साल पूर्व श्री बाबूभाई सुथार ने चौथा व्याख्यान दिया था। विषय था पोस्ट ट्रुथ के दौर में साहित्य। और आज हम 5वें व्याख्यान के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस व्याख्यान माला की मूल परिकल्पना के बारे में आगे हमारे सुग्न वक्ता आपसे बात करेंगे ही। आज इस महाशिवरात्रि के पर्व पर और महाकुंभ मेले की समाप्ति पर हम जिन्हें सुनने वाले हैं, उनका संबंध उस एक शहर से है जो सुर्खियों में आजकल छाया हुआ है। हिंदी साहित्य का जो प्रयाग माना जाता है, उस एक प्रयागराज में गीतांजलि श्री का बचपन बीता है। आज वासंती हवाओं के बीच इस मंच पर कला, साहित्य, संस्कृति के विभिन्न आयामों से जुड़ी प्रतिभाओं का एक सम्मिलन बना हुआ है, जहां पर भाषाओं, प्रांतों और एकांतिक विचारधाराओं को लांघती
एक मुक्त मानव की कल्पना को, एक नव मानुष की कल्पना को आगे आकारित करने की ललक देखी जा सकती है। मंच पर उपस्थित मेहमानों का हम पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। मैं हमारे गुलाम मोहम्मद शेख साहब से अनुरोध करूंगा कि वह गीतांजलि श्री का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। धन्यवाद सर। गुजराती साहित्य परिषद के प्रसार मंत्री भरत भाई मेहता से अनुरोध करूंगा कि वह गुलाम मोहम्मद शेख साहब का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। भरत भाई से ही अनुरोध है कि वह हमारे वर्तमान प्रमुख, गुजराती साहित्य परिषद के वर्तमान प्रमुख श्री हर्षद त्रिवेदी का स्वागत करें। बिंदु बहन जो आज गीतांजलि श्री से संवाद करने जा रही हैं, उनका स्वागत भी भरत भाई करेंगे। आज हमारे बीच सुरेश भाई जोशी के बेटे प्रणव भाई जोशी भी उपस्थित है। प्रणव भाई और सुरभि बहन से अनुरोध है कि वह आगे आए और भरत भाई से अनुरोध है कि उनका पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। धन्यवाद भरत भाई। स्वागत प्रवचन के लिए श्री हर्षद भाई त्रिवेदी को आमंत्रित करने से पहले उनके बारे में परिचय के दो शब्द। हर्षद भाई त्रिवेदी कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार, आलोचक, बाल साहित्य के सर्जक एवं संपादक है। इससे पूर्व आप गुजराती साहित्य अकादमी के महामात्र रह चुके हैं। अकादमी की पत्रिका शब्द सृष्टि को आपने अपने संपादन काल में एक प्रतिमान के रूप में तराशा है। अनेक सम्मानों से सम्मानित हर्षद भाई 2023 से गुजराती साहित्य परिषद के नव निर्वाचित प्रमुख है। परिषद ने अभी के वर्षों में साहित्य और जन समाज को किन्हीं कुछ कल्पनाशील आयोजनों के चलते जोड़ा है। जगह जगह से गुजराती साहित्य परिषद की प्रवृत्तियां ज्ञानार्ह बन उभर रही हैं। हर्षद भाई से निवेदन है कि वह अपना स्वागत प्रवचन प्रस्तुत करें। हर्षद भाई। आदरणीय गीतांजलि जी, शेख साहब, बिंदुबेन, भरत भाई, पीयूष भाई અને સામે બેઠેલા કાનજીભાઈ, જયદેવભાઈ, પ્રણવભાઈ, દીપકભાઈ, શિરીષભાઈ, અનેક નામથી બોલાવી શકાય આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું। ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ 120 વર્ષ જૂની આપણી સંસ્થા અને ગુજરાતનું એક સાંસ્કૃતિક કેન્દ્ર કહી શકાય, એનો આજે આ એક ધન્ય અવસર છે। ધન્ય અવસર અનેક અર્થમાં હું કહું છું। साहित्य परिषदना ठेकाणे तो प्रवृत्ति करे छे, पण એને બહાર લઈ જવાનો જે અમારો આયામ છે એમાં शेख साहेबની અમને બહુ મોટી મદદ કરી। સૌથી પહેલી વાત તો એ કે યુગ પ્રવર્તક સાહિત્યકાર સુરેશ જોશી, शेख साहेबે બે કામ બહુ સરસ કર્યા। એક સુરેશ જોશીની સ્મૃતિમાં આ વ્યાખ્યાનમાળા અને બીજી રવિશંકર રાવળની સ્મૃતિમાં એમણે ગુરુવંદના કરી છે। પણ આપણને એમણે એટલી બધી મોટી ભેટ આપી છે આ નિમિત્તે। આર્થિક સહયોગ તો મોટામાં મોટો પ્રણવભાઈ અને ગુલામ મોહમ્મદ શેખનો તો ખરો, પણ એ સિવાય ભારતભરના વિદ્વાનો આ વ્યાખ્યાનમાળા નિમિત્તે પરિષદના આંગણે આવતા થયા અને પરિષદ એમને પાછા ગુજરાતમાં બીજી જગ્યાએ બહાર મોકલતી થઈ। તો આ એક બહુ મોટી ઘટના છે। આ બધા વ્યાખ્યાનો મારી દૃષ્ટિએ એક ઐતિહાસિક વ્યાખ્યાનો। ભવિષ્યમાં જ્યારે આનું મોટું સંકલન થશે ત્યારે આપણને ખબર પડશે कि आप प्रवृत्ति કેટલું મોટું કામ કરી રહી છે। ગીતાંજલિ जी एक भारतीय साहित्यकार होवाने नाते एमणे विश्वની કક્ષાએ ભારતીય સાહિત્યકારનું નામ મૂકી આપ્યું છે। એક નકશામાં એમનું નામ મૂકી આપ્યું છે। એટલે એવોર્ડ મળવો એ તો બહુ મોટી વાત છે, આપણા માટે પણ બહુ આનંદનો વિષય હોય। પણ એને કારણે આ રેત સમાધિ ઉપર આખા દેશનું પ્રાદેશિક ભાષાના બધા સાહિત્ય સર્જકોનું એકદમ ધ્યાન આકર્ષિત થયું। सारी कृति तो होय पर तरत बधाने खबर નથી પડતી કે આ ઉત્તમ છે, પણ જ્યારે આવું કોઈ નિમિત્ત ઊભું થાય છે ત્યારે બધાનું ધ્યાન ખેંચાય છે। તો એ ગીતાંજલિજી માટે તો આનંદનો અવસર હોય, પણ આપણા સૌ માટે એ આનંદનો અવસર છે।
અને એ નિમિત્તે આપણે એ કૃતિની નજીક ગયા. આજના આ વ્યાખ્યાનનું રૂપ જરા જુદું છે. સામાન્ય રીતે અત્યાર સુધી ભાઈ પ્રણવે કહ્યું એ પ્રમાણે, પિયુષે કહ્યું એ પ્રમાણે આપણે શું કર્યા કે વિદ્વાનોને બોલાવ્યા, અમને વિષયો આપ્યા અને એ પ્રમાણે વ્યાખ્યાનો થયા. બહુ સરસ સબળ વ્યાખ્યાનો રહ્યા. ગીતાંજલિજીનો રવૈયો જરા જુદો હતો. એમણે કહ્યું કે મારે આમ એક તરફી ભાષણ નથી કરવું, મારે સંવાદ કરવો અને વાત કરવી છે. તો આ એક નવો આયામ છે, એક નવું ડાયમેન્શન છે, નવું પરિમાણ છે. પછી સદભાગ્ય બીજા ઘણા બધાની સાથે વાત કરતા કરતા છેવટે શિક્ષકે કહ્યું નહીં, આ બિંદુ ભટ્ટ એમની સાથે સંવાદ કરશે. આજે હું પણ ઉત્સુક છું તમારી જેમ કે બિંદુ કેવા કેવા પ્રશ્નો પૂછે છે. એનાથી ડબલ ઉત્સુકતા મને એ છે કે ગીતાંજલિ શ્રી કેવા જવાબો આપે છે. એક ભારતીય સાહિત્યકાર કઈ જગ્યાએ ઊભા છે, એક સ્ત્રી સાહિત્યકાર મહિલા લેખિક એ કઈ જગ્યાએ ઊભા છે અને એમની કૃતિઓ વિશે શું કહે છે એ જાણવાની આપણને ઘણી ઉત્સુકતા છે. મોટા ભાગના લોકો વાંચીને બેઠા છે. આ વ્યાખ્યાનમાળા અમદાવાદમાં પણ યોજી શકાય હોય, પણ વડોદરામાં યોજાય છે એનું મારે વિશેષ નોંધ છે. કારણ કે આપણે સાહિત્ય પરિષદને બધે મોકલવી છે. એવું નહીં કે બધા જ પરિષદમાં આવે, પરિષદ પણ બધી જગ્યાએ જાય. તો એના ભાગરૂપે શિક્ષકની મદદ ન હોય તો તમે એમ માનો છો કે આ બધું ગોઠવી શકે આસાનીથી? નહીં. એ એમને જ આ બધું વ્યવસ્થા ગોઠવી આપી અને એમ બહુ મોટો ઉપકાર છે. આટલા મોટા સર્જક, આટલા મોટા ચિત્રકાર અને લગભગ દાર્શનિક કહેવાય એની વિચારસરણી, એક પૂર્ણ અર્થમાં ભારતીય નાગરિક આ પરિસર આપણને આપવા માટે અતુલ દાલમિયા જે એના ફાઉન્ડર છે અને એમની જ આખી કલ્પના છે. એ જગ્યા અતુલ દાલમિયા, નુપુર દાલમિયા, મનોજ સિકલાની, રચિતા અને અર્ષદ, આ બધાનો જેટલો આભાર માનીએ એટલો ઓછો. કારણ કે અમે તો અમદાવાદથી આવ્યા, ભરતભાઈ અહીંયા હતા બરાબર છે, પણ આ બધું ગોઠવવું અને આ બધું કરવું એ સરળ નથી. આ લોકોનો એટલો સહકાર મળે તો જ આ બધું શક્ય બને. ગીતાંજલિજી, હું આપના માટે આભારના શબ્દ એટલા માટે બોલું છું કે હું જાણું છું કે તમારી તારીખ મેળવવી પણ હવે અઘરી છે, એપોઇન્ટમેન્ટ લેવી પણ અઘરી છે. પણ આ તો સાહિત્ય પરિષદ, તમે ગુજરાતમાં આવો તો પરિષદના આંગણે જ શોધો, બીજે ક્યાંય ન શોધો. એટલે એ રીતે પણ મને બહુ આનંદ છે કે તમે આ વર્તમાન સમયને ઉજાગર કરવા માટે આવ્યા છો. હવે આગળની ભૂમિકા જે કંઈ હશે એ પિયુષભાઈ કહેશે. આપ સૌનું ફરી એકવાર હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું અને મને સ્વાગત કરતા ખરેખર આનંદ થાય છે. હમણાં જ આપણે 2 મિનિટ મૌન પાડ્યું. એક કવિ આપણા 7મા 8મા દાયકામાં ગુજરાતી ગીતોની અમને જે શકલ બદલી નાખી, માત્ર ગીત શું કામ કવિતા આખી. રમેશ પારેખ અને અનિલ જોશી. રમેશ પારેખ વહેલા ગયા અને અનિલ જોશી આજે ગયા. એ જોડી જાણે કે પણ એમના કાવ્યો આપણી પાસે છે. કેમ સકી ચિંતવો પવનને રે, હું તો ખાલી શકુંતલાની આગળી, કે અમે બરફના પંખી રે ભાઈ, પંખી ટવકે ટવકે પીગળ્યા. ઘણા ગીતો આપણને યાદ આવે અનિલ જોશીના. એટલે આવા એક સર્જક આપણી વચ્ચેથી જાય. જો સાહિત્ય સર્જકને ઉંમર નથી હોતી, કલાકારને ઉંમર નથી હોતી, શરીરનું કામ કરે એ બધું ખબર છે આપણને, બધા જાણીએ છીએ. પણ આવી વ્યક્તિ જ્યારે જાય છે ત્યારે એક અવકાશ જાય છે અને એ અવકાશ ક્યારેય પૂરાતો નથી. કારણ કે એ અવકાશ એમણે એમની હસ્તી ઊભી કરી હોય છે. એ જેણે હસ્તી ઊભી કરી એના જવાબથી જે અવકાશ થાય એ બીજું કોઈ પૂરી ના શકે. તો આવા એક અનિલ જોશી અને આપણે જે ગુમાવ્યા છે એ અર્થમાં, પણ સાથે સમયનો પ્રવાહ વહેતો જ રહે છે. નદી કોઈ દિવસ અટકતી નથી. આ બધું તો ચાલ્યા કરે છે. એ રીતે કુદરતના ન્યાયને ધ્યાનમાં રાખીને આજે આપણે આ સંવાદ માણીશું. આ ખરા અર્થમાં લાઈવ, આમાં એડિટિંગને કોઈ તક નથી. जो बिंदु बोले वही, जो गीतांजलि जी बोली वही, तो आप सबको ये लाइव सुनने का जो अवसर मिलेगा है। हाँ, पेपर फूटा नहीं है। लीक नहीं करो, यस, तो पेपर लीक नहीं करो. तो एकदम हम करो ताजा है वो एक ઉષ્માપૂર્ણ કાર્યક્રમ છે. આપ સૌનો આભાર. મને આટલું બોલવાની તક આપી. હવે આગળનો હવાલો પિયુષભાઈ. खूब आभार हर्षद भाई. जैसा कि कार्यक्रम के कार्ड में रखा है कि श्रीमती बिंदु भट्ट श्री गीतांजलि श्री से संवाद करेगी, तो श्रीमती बिंदु भट्ट के बारे में थोड़ी सी बात. गुजराती भाषा के उपन्यासकार, कहानीकार और आलोचक एवं अनुवादक हैं. 1999 में प्रकाशित आपके उपन्यास
अखे पाकर को 2003 का केंद्रीय साहित्य अकादमी का अवार्ड प्राप्त हुआ है। इसके पूर्व आपका उपन्यास मीरा याग्निक की डायरी चर्चित रहा है। बांधनी आपका कहानी संग्रह है। आपने गुजराती की विशिष्ट कथा साहित्य की कृतियों का हिंदी में अनुवाद किया है। आपको प्राप्त हुए अन्य पुरस्कार है गोवर्धन राम त्रिपाठी अवार्ड, प्रियकांत परीख पुरस्कार एवं न्यायमूर्ति शरद चरण भाषा सेतु सम्मान। बिंदु बहन हिंदी साहित्य की अध्यापिका रही हैं। अभी कुछ वर्ष पहले आप अध्यापन से सेवानिवृत्त हुए हैं। गुजराती साहित्य परिषद की मध्यस्थ समिति की आप निर्वाचित सभ्य भी हैं। आगे मैं बात करूंगा हमारे शेख साहब के बारे में, जो साहस करता हूं। गुलाम मोहम्मद शेख के नाम के साथ कई पहचानें जुड़ी हैं। भारतीय कला के आप एक वरिष्ठ चित्रकार, गुजराती भाषा के प्रमुख हस्ताक्षर, प्रबुद्ध कला मर्मज्ञ एवं कला आस्वादक और एक विद्यार्थी वत्सल कला गुरु के नाम से आप जाने एवं माने जाते हैं। आपके चित्र हो या कविता, सर्जनात्मक निबंध हो या आलोचनात्मक आलेख, इनके केंद्र में अपने समय से मुठभेड़ करते एक विचारशील नागरिक की पहचान हमें मिलती है। अपनी आयु के 88वें वर्ष में भी शेख साहब सक्रियता और जुझारूपन के साथ हमारे समय को हमारे लिए अर्थपूर्ण बनाए हुए हैं। हाल ही के वर्षों में हिंदी अनुवाद में प्रकाशित कला आलेखों की आपकी पुस्तक निरखे वही नजर को हर कला विद्यार्थी, कला रसिक को बारंबार पढ़ना चाहिए एवं साहित्य अकादमी पुरस्कृत आपके निबंध संग्रह घेर जता किताब के हिंदी अनुवाद घर जाते को पढ़कर हम चित्रकार शेख साहब को और थोड़ी अंतरंगता से जान पाएंगे। इन दिनों आपकी समग्र कला का रिट्रोस्पेक्टिव किरण नादार म्यूजियम में चल रहा है, जिसकी चर्चा वासंती हवाओं में भी हिलोरे ले रही है। मैं शेख साहब से अनुरोध करूंगा कि वह श्री गीतांजलि श्री का परिचय दे। शेख सर। के किस भाषा में बात करें। ऐसे तो हिंदी भी हमारी भाषा है, लेकिन गुजराती मातृभाषा है, इसीलिए मैं गुजराती में बात करूँ। वो नहीं आपको ગીતાંજલિનો પરિચય આપવાનું કામ મારું નથી। મારે તો એમની સાથેનો જે મારો સંબંધ છે તે વિશે થોડી વાત કરવી છે। આજે મારા જીવનમાં જે ઘણા ગાંઠિયા મિત્રો રહ્યા છે, તમે હમણાં જોયું કે અનિશ જોશી ઉપડી ગયા, એ ઉપરાંત બીજા ઘણા ઉપડી ગયા છે અમારી નજર સામે, પણ જેમની સાથે સંવાદ થઈ શકે, જેમની સાથે કોઈ પણ જાતના સંકોચ વગર આપણા બધાની, એમની અને સૌની વાત કરવાનો કોઈ એક જો સંબંધ હોય જે બચ્યો છે, તેમાં ગીતાંજલિ એક છે। એમની વાર્તાઓ હું પહેલેથી વાંચતો આવ્યો છું। આમ તો એમને ઓળખું છું લગભગ 40-50 વર્ષ। એ પ્રેમચંદ પર મહાનિબંધ લખવાની શરૂઆત કરતા હતા ત્યારની અમારી ઓળખાણ છે। પછીના દાયકાઓમાં અમે મળતા રહ્યા। એ અહીં રહેતા હતા વડોદરામાં, પછી સુરત રહેવા ગયા અને છેવટે દિલ્હી ગયા, પણ બધા તબક્કે અમારો ક્યાંક ને ક્યાંક મેળાપ તો થતો જ। એનું કારણ સ્પષ્ટ એ જ હતું કે કોઈને કોઈ રીતે અમારે એકબીજા સાથે વાત કરવી હતી। એ અને એમના સાથી સુધીરચંદ્ર,
એ બંને સાથે મારો બહુ જ ગાઢ સંબંધ રહ્યો છે. વાત તો શું કરું, કારણ કે જેણે પહેલી વાર કઈ વાર્તા મેં વાંચી એ મને યાદ નથી, પણ જ્યારે મેં પહેલી વાર એ વાર્તા વાંચી ત્યારે એકદમ એક નવી ખુશ્બોનો અનુભવ થયો. હિન્દી હું વાંચતો રહ્યો છું અને મારા પ્રિય લેખક કૃષ્ણ સોબતી પણ એમના પણ પ્રિય લેખિકા છે એ હું જાણું છું. અમે લોકો સાથે મળ્યા હતા. પણ એ ઉપરાંત પણ બીજા ઘણા બધા કવિઓ લેખકો જે હિન્દી ભાષી છે એમની સાથે પણ અમારો લગભગ સરખો સંબંધ રહ્યો છે અને અમે મળતા રહ્યા છે. પરંતુ જ્યારે મેં એ વાંચ્યું ત્યારે મને લાગ્યું કે આ એક નવો અવાજ ઉઠે છે. આ અવાજ મેં સાંભળ્યો નહોતો અને મને લાગ્યું કે હવે હિન્દીમાં એક નવું, આપણે શું કહીએ, એક નવું ડાયમેન્શન કે નવા એક પ્રતિમાન જેવું કશું પ્રગટ થશે. અને વર્ષો છતાં મેં જોયું એ થયું. એમણે આટલું લખ્યું, જેટલું લખ્યું તે બિલકુલ જેને કહીએ ને કે આપણે કઈ તોલે તોલીએ પણ કોઈ પણ તરાજવે તોડવા જઈએ તો પણ એનું મૂલ્ય એ જ અંકાતું રહે. એવું ઉચ્ચ કક્ષાના સાહિત્યનો એમનો જે પોતાનો શું કહેવાય હિન્દીમાં જેને આપણે રવૈયો કહીએ, રવૈયા કે એમનો પોતાનો જે એ પ્રકારનો જે એમનો પ્રયાસ રહ્યો છે એ પ્રયાસનું પરિણામ છેવટે આપણે બધાએ જોયું અને સાંભળ્યું કે વિશ્વની ભાષાઓમાં અપાતો એક જે એવોર્ડ છે બુકર પ્રાઇઝ, એ બુકર પ્રાઇઝમાં કદાચ પહેલી વાર ભારતીય અને એમાંય મહિલા એવો પહેલી વાર એ એવોર્ડ એમને પ્રાપ્ત થયો છે. એટલે અમારા બધાના નાટકો બહુ અત્યંત ગર્વ અને હર્ષની લાગણી પેદા થઈ. એટલે ત્યાર પછી તો એમને ચારે બાજુ લોકો બોલાવતા થઈ ગયા છે. પરંતુ મારે એ પણ કહેવું જોઈએ કે કોઈને કોઈ રીતે વખત કાઢીને એ આપણા માટે વડોદરા આવ્યા છે. એમને જેને કહેવાય ને એક બે પ્રસંગો સાથે મેળવવાનો તો વચમાં રસ્તો કાઢીને એમણે એક મેળ કાઢી છે તે વડોદરાની, અને વડોદરામાં આવીને આપણી પાસે અને એ પણ એમને પણ સુરેશભાઈ પ્રત્યે એટલો જ આદર છે જેટલો આપણા બધાને છે. એટલે સુરેશભાઈના નામે તો એમણે કહ્યું આ હું નાને એટલે આવી ગયા અને આજે આપણી સાથે આ સમાજ જોડાયો છે તેની હું બહુ રાહ જોઉં છું. રાહ જોઈને તમારા બધાની સાથે. ખૂબ આભાર શેખ સાહેબ. આપે આપેલો પરિચય ઔપચારિકતાનું અંતર ભૂંસી અમને સૌને અંતરંગ સંવાદમાં સહેજે જોડી આપે એવો પરિચય છે આપણો. तो हमें आपने हम दोनों महानुभावों को मंच सौंपेंगे और संवाद से मुखोमुख होंगे। मैंने ये अधिकार अपने आप छीन लिया। सबको 2-2 मिनट मिल रहे हैं शुरू बोलने के, तो मैं भी आकर बोलूंगी। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ गुजराती साहित्य परिषद को, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे सुरेश जोशी व्याख्यान के लिए बुलाया। मैं खास तौर से प्रणव भाई आपको शुक्रिया बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले आप ही ने मुझसे संपर्क किया था, और अर्शद भाई, बिंदु बहन, भरत भाई, गुलाम शेख, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस साल भर से हम तारीख नक्की कर रहे हैं और कोई और कह सकता था कि टाल मटोल चल रही है, इनको खारिज कर दो। आपने सब्र किया, मुझ पे विश्वास कायम रखा और आज मैं यहाँ आ पाई। बड़ौदा लौटी हूँ, जैसा सब लोगों ने थोड़ी मेरी पोल खोली है। बड़ौदा जब मैं आई थी वाकई अच्छी उम्र थी, लेकिन बहुत सुंदर दिन मैंने यहाँ बिताए। बहुत सुंदर
सांस्कृतिक प्यारी दोस्तियां यहाँ पर हुई। और एक खास बात कि बड़ौदा वो शहर है जो सुरेश भाई जोशी का शहर है, उनकी कर्मभूमि है। मेरा उनसे कोई डायरेक्ट साबिका नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसा इत्तेफाक कि मैं उनके घर गई, पता नहीं प्रणव भाई आप कहाँ थे उस वक्त, तो कितने बड़े थे, पर मैं गई आपके घर और मेरे अब जो पति हैं उनके साथ सुधीर चंद्रा, जो उस समय गुजराती साहित्यकारों पे कुछ काम कर रहे थे। और उन्होंने सुरेश भाई को बस यही बताया कि उनके मित्र शेख और भूपेन खक्कर सुरेश भाई के इतने अच्छे मित्र हैं, सुधीर के भी मित्र हैं। उन्होंने बताया कि बस एक आके हम ये शोध कर रहे हैं। और सुरेश भाई ने जिस अपनत्व से, जिस मोहब्बत से उनकी मदद की, काफी दिनों तक वो जाते रहे। और सुरेश भाई बहुत ही सरल सहज इंसान, किताबों से घिरे हुए। और आपकी माँ वो चाय लाती थी, वो भी उतनी ही उदार और शालीन। और सुरेश भाई पंक्ति दर पंक्ति गुजराती में पढ़ के समझाते थे सुधीर को, और मैं जो हूँ पीछे चुपचाप बैठती थी। तो मुझे सारी बातें याद भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ याद की हुई बातें ही नहीं आप पे असर छोड़ती हैं। सुरेश भाई जिस तरह की बातें करते थे, जो मुझे थोड़ा पढ़ के और दोस्तों से पता चला है, वो बिल्कुल ऐसी हैं जो मुझको भी बहुत ही प्रेरणा देती रही है। मैं साहित्यकार बनी और उनके साहित्य को लेकर जिस तरह की दृष्टि थी कि तो साहित्य को सिर्फ उसके सामाजिक सरोकार से मत जानो और उतनी ही पहचान मत दो, और ना उसको बस उसके विषय वस्तु से परिभाषित करो। कि एक उससे कहीं विस्तृत फलक है, एक पूरी पेशकश है जिसमें बहुत सी कलाओं का समागम है जो साहित्य को बनाती है। तो इस तरह की बातें उनकी मैं भी समझती हूँ कि कितने चिंतन मनन से ये बातें निकली हैं, और कहीं ना कहीं बहुतों को उसे प्रेरणा दी, पर मेरे जैसे इंसान को भी दी जो थोड़ा अलग बैठ के ही ये सब सुन रही थी। और मैं ये अपना बस आखिर में यही कहूँगी फिर से कि इस तरह के शख्स के नाम के साथ मेरा नाम जुड़ना मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। I can only say that I'm deeply honored and also deeply humbled. Thank you. नमस्कार। आज की हमारी संवादकर्ता और विश्व में जिन्होंने भारतीय साहित्य का एक झंडा गाड़ा है, ऐसी गीतांजलि श्री और सभी आदरणीय और इस गुजराती भाषा का बुद्धिधन यहाँ पर विराजमान है। गीतांजलि जी, ये कला और संस्कृति का पूरा खेमा यहाँ पर है और बड़ौदा बहुत उचित जगह है। यहाँ पर आपके साथ जो संवाद होने जा रहा है वो वाकई एकदम सुबह समय में है। मैंने पहले तो आपको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी और मैं आपके धीरज को धन्यवाद देती हूँ। कितने इंटरव्यू दिए, कितने और वही सवाल, और आप इतने धैर्य से सुन रही हैं और अपनी बात बिल्कुल बेबाकी से और बड़ी शालीनता से दे रही है। उनके पूरे व्यक्तित्व में जो शालीनता है, अभिजात्य है, वो उनकी रचनाओं में भी। ये एक
और अद्भुत संयोग है। तो मैं तो यही सोच रही थी कि अब कई बार एक ही एक बात कहते कहते ऊब जाते हैं, तो अब क्या करूं? मैंने सोचा चलो शेख साहब, मैंने भी एक बीच का रास्ता निकाला, एक निर्णयों का मैं भी थोड़ा वक्त लिखती रही हूँ। तो मुझे लगा कि पत्रकार बात करते रहे उनसे, समीक्षक बात करते रहे उनसे, अन्य भाषा के, हिंदी भाषा के साहित्यकार भी बात करते रहे, लेकिन मैं अन्य भारतीय भाषा की रचनाकार, जब एक रचनाकार से बात करेगी तो किस भूमिका पे करेगी, तो मैंने वो रास्ता चुना। बहरहाल मुझे किस्सा याद आ रहा, हमारी गुजराती की लेखिका धीरूबेन पटेल 98 वर्ष में गई, तो जाना नहीं चाहती थी पर गई, और जा रही थी तब भी कह रही थी कि अभी मुझे करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना। एक बार वो हमारे कॉलेज में आई और उन्होंने वो उनसे छात्र मिल रहे थे, तो उनसे किसी ने पूछा कि आपको ये लिखने की प्रेरणा कैसे मिली। उनके पिता पत्रकार थे, माता स्वातंत्र सेनानी थी, बहुत ही मुक्त अद्भुत वातावरण में पली। तो उन्होंने कहा कि मैं बचपन में बहुत पढ़ती हूँ, हर सप्ताह मेरे पिताजी किताब लाते और दूसरे दिन खत्म। तो एक दिन मैंने एक चिट्ठी लिखी कि बहन धीरू, तारे मैंने एक वचन आसमान से, तुम्हें मुझसे एक वादा करना है कि बड़ी होकर तुम बच्चों के लिए, बड़ों के लिए रोज एक कहानी लिखोगी। और वो वादा उन्होंने निभाया, जीवन में निभाया, सबके लिए लिखा। आपने कहा है कि मैं जब छोटी थी, पढ़ रही थी, तब भी मैं जानती थी कि मैं लेखक बनूंगी। तो ये बीज आपके भीतर कहाँ से आया? क्या आपके परिवार में कोई है, आपके परिवेश में था, क्या था? और इस निमित्त आप अपने बचपन को याद करिए, परिवार को याद करिए, निजी जीवन को याद करिए, तो स्मृतियों में जाइए। आपका स्वागत है। ये डिजिटल मीडिया जो है बहुत ही खतरनाक चीज है, तो पता नहीं क्या कब कहाँ होता है, आप तो भूल जाते हैं और दूसरे लोग उसको ऐसा याद करके फिर आप ही नहीं, तो आप ही के मुंह में मारते हैं। ओके, तो शायद मैंने ऐसा जरूर कहा पर उससे पहले मैं आपने एक दो बातें कही, उस पर भी मैं जरा रिएक्ट कर देना चाहती हूँ। ये ऊपर वाली बात मुझको बहुत खुशी जरूर देती है, पर मैं वाकई ये भी मानती हूँ कि कोई भी पुरस्कार उस अकेले शख्स के लिए नहीं होता है जिसको पुरस्कार मिला, वो एक निमित्त बन जाती है और सितारों का संयोग भी होता है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं डिजर्व नहीं करती, लेकिन सितारों का संयोग भी है कि एक डिजर्विंग कैंडिडेट उस समय वहां पे पहुंच गई और वो मैं। पर ये एक पूरी भूमि को उजागर करता है, एक पूरी मिट्टी को जहां पर इस तरह के पौधे या दरख्त पनप सकते हैं। तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ कि बुकर मुझको मिला है। हिंदी को और भाषाओं को मैं जानती हूँ, मेरे चारों ओर बिल्कुल मेरे से बेहतर भी, मेरे से बेहतर लेखक खूब सारे बैठे हैं, लेकिन बात है मैं हूँ और ठीक है, मुझे उसका खूब फायदा मिलता है। पर अंत पे लेखक की पहचान उसका लेखन पुरस्कार। और दूसरे आपने कुछ कहा संवाद के बारे में, तो मैं सोची कि मैंने संवाद कहकर पता नहीं अपने को किस जंजाल में फंसा लिया है। मैंने सोचा आसान होगा, लेकिन इतनी परिष्कृत जो महफिल है और फिर आप जो एक एक चीज मेरे बारे में जानती हैं, तो पता नहीं मैं क्या क्या जवाब दे पाऊंगी। लेकिन चलिए ये तो कह ही सकती हूँ कि मैं जवाब नहीं अभिव्यक्ति का स्वातंत्र। लेकिन आप मेरे बचपन आप मुझे एक बार फिर से जरा कहानी तो देखिए, कहानी का एक तो ये है कि कहानी कुछ इतनी शायद इंसान पैदा होता है और कहानी से जुड़ जाता है।
उसको कहानी कहना सुनना बिल्कुल शुरू से ही अच्छा लगता है हर इंसान को। तो मुझे नहीं लगता कि उस लिहाज से मैंने कोई बात करी। अभिव्यक्ति का मेरा वो जरिया था और मैं बोलना चाहती थी, मैं बताना चाहती थी, शामिल करना चाहती। फिर आपने एक बात और कही अपने जो दूसरी कहानी बताई आपने उन लेखक के बारे में कि वो क्या बोली, धीरूबेन पटेल। हाँ क्या बोली थी, उन्होंने उन्होंने एक पत्र लिखा था, बच्ची थी तब वो। हाँ वो जब बच्ची थी तो तब उन्होंने खुद को एक पत्र लिखा था और उससे वादा मांगा था अपने आप से। हाँ हाँ ठीक। और आपने कहा पता नहीं कौन सी चीज वो बचपन में करती थी और करती रही। तो मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि मैं बचपन में बहुत चुप थी और शायद ये चुप जो है बहुत भरा हुआ और भरता चला गया और उसमें बहुत सी कहानियां बनती चली गई और निकलने को पंख जो है अपने तोड़ने लगे। तो ये कहानी कहना एक तरह से आपकी अभिव्यक्ति का तरीका हो जाता है और हम पूरी तरह से नहीं जानते हैं कि हम किसी कौन सा अंग अभिव्यक्ति का चुनता है। पर मेरे लिए यही तरीका बनता चला गया और माय पैशन बिकेम माय प्रोफेशन एंड आई वाज लकी उस तरह से उसको बात चली। बचपन का आप जो कह रही है मुझे लगता है कि एक और मुझे बहुत बड़ा एडवांटेज मिला कि बहुत से लोग शायद ऑब्वियस टर्म्स में उसको डिसएडवांटेज समझते हैं। आपने इलाहाबाद की बात करी थी ना इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में कुछ ही साल रही हूँ। मेरे पिताजी उत्तर प्रदेश काडर में सरकारी अफसर थे तो मैं उत्तर प्रदेश के छोटे बड़े शहरों में घूमी। उससे क्या हुआ कि मध्य वर्गीय परिवार की लड़की जिसको पढ़ने के लिए भेजा जा रहा था अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में, वो घर पे अपनी मिट्टी से और अपनी भाषा से जुड़ी रही जो छोटे शहरों में उसको मिले। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे उस बचपन में मुझे वो जड़ें दी और उससे मेरा इतना अपनापा रखा और नजदीकी रखी कि बाद में जब मैं बड़े शहर में चली गई और मेट्रो सिटीज में चली गई तब तक मेरे भीतर कोई एक नींव पड़ चुका भाषा की और उन स्वाद उन सारे सेंसरी एक्सपीरियंसेस की जो उस बचपन ने मुझको दिए। तो ये सब कहीं ना कहीं पूरी एक तैयारी थी कि जब मैं अपने को व्यक्त करूंगी तो सारी ये चीजें उसमें आएंगी और उसको इनरिच करेंगी, समृद्ध करेंगी। एक बात ये है कि कहा जाता है, पहले ये बता दें कि आप साहित्य की विद्यार्थी रही है, आप अपने आप को इतिहास का विशेषज्ञ नहीं कहती, लेकिन साहित्य के फॉर्मल तौर पे इतिहास की बात करते हैं। हाँ। तो और आप आई क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में कहा यह जाता है कि इतिहास में तारीख, नाम और जगह वही सच होते हैं, बाकी सब गलत, फिक्शन। और साहित्य में नाम, जगह और समय काल्पनिक होता है, बाकी सब सच, क्योंकि वो ही एक असली इतिहास है। तो आपके इतिहास के अध्ययन में आपकी साहित्य रुचि को किस तरह से गढ़ा, कौन सी दिशाएं दी, आपकी सोच को कैसे तराशा? देखिए मुझे नहीं लगता कि जरूरी है कि आपकी वो इतिहास ही नहीं पढ़ा, आपके जो भी अनुभव होते हैं, जहाँ से भी आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपके जो भी कलात्मक फिर आपकी विधा आप जो चुने हैं उसमें उसका असर होता है। मेरे केस में इतिहास की बात होगी तो जरूर उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मेरे समाज के बारे में, हम कैसे बने हैं, हमारी पिछली शताब्दियां क्या रही है, थोड़ा बहुत वो सब मुझे पता चला। और कहीं ना कहीं उसने मेरे सोच को हमारा, मेरे अंदर कुछ ऐसे प्रश्न छेड़े जो मेरे साहित्य में भी आए और ये सब चीजें कुछ अलग अलग कंपार्टमेंट से होते नहीं। तो वो सारे उद्वेलन जो है इधर से उधर आते रहे तो ठीक है, वो इतिहास ने किया उसको। लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारा कोई भी अनुभव होगा
मैं जंगल से निकल कर आती हूँ, तो वो पूरा जंगल मेरा आ जाता है। बस उसी तरह से इतिहास आया और मुझे लगता है ठीक हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि मूलतः आपकी प्रतिभा जो भी आता गया जिंदगी में उसको जज्ब करती गई, एक कहीं खाद की तरह, कहीं पानी की तरह, कहीं हवा की तरह, कहीं प्रकाश की तरह। और आपकी रचनाकार को इस तरह से वो संवारती रही है। मैंने तो उनकी रचनाओं से मैं गुजरी हूँ और मेरे साथ तो ये हादसा होता रहा शेख साहब कि मैं जब भी पढ़ती मैं सोचती कि मुझे एक सवाल पूछना है, मैं भूल जाती थी कि मुझे सवाल पूछना है, मैं तो उसी में डूब जाती थी। आपकी किताब ने मुझे बहुत बरगलाया है, बहुत बहकाया है, लेकिन ये एक लेखक की उपलब्धि होती है कि वो पाठक को बहा ले जाता है। हालांकि भरत भाई कुछ अलग सोचेंगे। बहरहाल दूसरी बात ये कि आपने कहा कि मैंने पहली कहानी ट्रेन में लिखी। देखिए फिर वो डिजिटल मीडिया, मैं डिटेक्टिव वर्क जो आप करके आई है। पर मैंने सोचा था कि मैं उसके बाद क्या सवाल करूंगी। अच्छा, आपने कहानी लिखी, आपको लगा कि मुझे लिखना है, बस बाद में लिखना आपने शुरू किया और आपने सुधीर जी को, अपने साथी को बताया। उन्होंने कहा हाँ इसमें तो दम है। तो उसके बाद के लेखन में सुधीर जी की क्या भूमिका रही? वो यहाँ नहीं है तो तारीफ शायद ज्यादा कर सकते हो। मौका है। सुधीर अच्छी भूमिका रही इस माने में कि हम दोनों का काम पढ़ने लिखने से ही ताल्लुक रखता है, लेकिन दोनों की अलग तरह से का पढ़ना लिखना है। और इतिहासकार है, मैं तो हम दोनों का कुछ उसमें नजर फिर अलग हो जाती है। और हालांकि मैं नहीं सोच रही कि उस तरह से हम कॉम्पिटिटिव होते, शेख और नीलू तो नहीं है, लेकिन वो वाला खतरा भी नहीं हो दोनों के बीच नहीं हुआ। हम नजदीक भी है और अलग अलग हमारे क्षेत्र है। और ये पहचान शायद दोनों को हुई कि किस तरह का वक्त चाहिए, किस तरह का फोकस चाहिए, वो हम एक दूसरे को दिखाते हैं। तो उन्हीं की खूबी नहीं, मेरी भी है। हम दोनों ही परस्पर पूरक। तो किसी तरह का उसमें ये व्यवधान नहीं करता, हम कदम बन सके। अच्छा, एक सवाल ये, आपकी सर्जन प्रक्रिया के बारे में, आप किस समय लिखना पसंद करती हैं? आप जब लिख रही होती है उस समय अगर कोई आ जाए, और मैंने एक गोष्ठी में सुना था कि महिलाएं कविताएं ज्यादा लिखती है क्योंकि उनके पास समय कम होता है, जबकि मेरे और आपके किस्से में ऐसा है कि हमने तो फिक्शन ही लिखा है। तो जब आप इतने बड़े पैमाने पर, व्यापक फलक पर लिख रही हैं, तो उस समय आपकी मनस्थिति और उस समय, क्योंकि हम एक सामाजिक व्यक्ति भी हैं, केवल लेखक नहीं, तो आपकी सर्जन प्रक्रिया क्या है? किस तरह के माहौल में आपको लिखना पसंद है? देखिए ये बात तो हम सभी पे लागू होती है कि हम एक चीज नहीं है, हम बहुत चीजें साथ हैं और तो बहुत सी भूमिकाएं एक साथ निभानी पड़ती हैं। पर मैं इस माने में थोड़ी बिगड़ भी गई हूँ शायद, क्योंकि मुझे ये नसीब हुआ कि मुझको एकांत मिलता रहा और मैं अकेले कहीं अलग जाकर भी काफी लंबे वक्त तक अपने साथ, अपने काम के साथ रहके कर पाई। जिस वक्त आपको कोई नहीं जानता है, काफी साल में अपना चुपचाप लिखती थी कोने बैठ कर, किसी को नहीं मालूम था कि क्या है। उस समय भी आपके पास बहुत वक्त होता है, कोई जानता ही नहीं आप क्या है, कोई आपको बुला नहीं रहा कुछ, तो वो सब बहुत, उसका मुझे बहुत फायदा मिला, लेकिन उसने मेरी ये आदत बिगाड़ी। तो आज मैं जैसे मतलब घूमना पड़ता है या परिवार के बीच में हूँ, लोग सोचते हैं कि शुरू में परिवार में ज्यादा होती है मुसीबतें और आप उसके जंजाल में फंसते हैं, बाद में आप और एक नए तरह से फंसते हैं, क्योंकि आप एक तो पूरा परिवार जो पहले आपसे बात बात पे उठा हुआ था और इसलिए आपको अलग किए हुए ज्यादा नहीं मिलता, तो वो सब लौट आते हैं। तो
बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर आपका परिवार इतना बड़ा हो जाता है कि आप हर समय फिर परिवार के ही किसी झमेले में घुसे रहते हैं। फिर उनकी जरूरतें, उनकी उम्र हो रही है, उम्र हो गई है अच्छी बड़ी, तो वो जरूरत है। तो अब मैं पाती हूँ कि मुझे वो एकांत बड़ा मुझे ढूंढना पड़ता है और छीनना पड़ता है, और मैं भाग के कुछ काम कर पाती हूँ। तो मुझे जरूरत होती है एकांत की। और मेरे लिए एकांत का मतलब है कि उसमें मैं अपने आप को भी ना देख पाऊँ। तो मुझे अगर कोई एक भी उस समय कोई एक शख्स भी उस समय कमरे में आ जाएगी, आ जाएगा, तो उसकी नजर से मुझे मैं दिखाई पड़ता हूँ। तो इससे मुझे बिल्कुल ही अकेले होने की जरूरत है। तो ये जबरदस्त अय्याशी की बात हो गई है कि बिल्कुल ही अकेले होना है, हाँ अपने आप को भूल के काम। और इतने साल तो हो गए मुझे लिखते हुए, तो मेरी जो सर्जन प्रक्रिया है वो बनती चली गई है। और मुझे लगता है कि 2-3 चीजें मैंने उसमें समझी हैं। ये नहीं कह सकती कब से ऐसा कर रही हूँ, पर ये कि हर एक तो हम दिमाग से क्या समझते हैं उसको, मुझे लगता है कि मैंने और दिमाग की परिभाषा और बढ़ानी चाहिए, या दिमाग का फलक और बड़ा करना चाह रहा है कि दिमाग बस ये सेरेब्रल दिमाग नहीं होता है। दिमाग आपके बहुत से जो चेतन, अवचेतन और अचेतन बहुत से दिमाग हैं जिनसे आप चीजें महसूस करते हैं, उन पर कुछ मनन करके कोई निचोड़ निकालते हैं, कुछ आपकी चीजें बनती हैं। तो आपको उन चीजों को किसी तरह से पाना है। अगर आप सब कुछ इस पे छोड़ेंगे तो फिर जो बहुत ही वेल वर्कड आउट कॉन्शियस एक्टिविटी है उतनी ही होगी। सो इन अ वे यू हैव टू शट दिस ब्रेन, kill this brain and become somebody who's those other brains and those other labels. और उसमें एक और उपमा जो जिसका मुझे ख्याल आता है वो है कि एक तरह से भी बच्चा दृष्टि फिर से लानी। अरे वाह क्या बात है। विस्मय सॉरी विस्मय हाँ विस्मय और विश्वास। हाँ विश्वास बहुत बड़ी चीज है। कितने भी आपके चारों ओर माहौल ऐसा है कि एक तरह की नाउम्मीदी भी आपको लगती हो, उसके बीच में भी ये विश्वास, और ये बेवकूफी नहीं है। मैं कहती हूँ कि इसमें एक बहुत ही प्रोफंडिटी है बच्चे के इस विश्वास में कि आज पापा भूल गए मेरा, जो उन्होंने कहा था कि लौटते हुए मेरा खिलौना ले आएंगे, हर पापा को याद रहेगा। तो ये जो एक भोला विश्वास है, इसको किसी तरह अपने भीतर बचाए रखना और इस नई साफ नजर से दुनिया को देखना और वो खिलवाड़ कर पाना जो बच्चा करने को तैयार होता है, जिसमें की बेइज्जती नहीं होती है लेकिन छेड़छाड़ और मजा होता है। तो ये चीजें मुझे लगता है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे में बची रहे, और इसलिए मैं कभी भी ये नहीं जानती कि मेरा लिखने, इस बार तो लिखना पिछली बार का अभ्यास है तो इस बार बड़ा अच्छा होने जा रहा है, ऐसा नहीं, क्योंकि वह हर बार आपको उतना ही नादान होना पड़ता है, उतना ही खोजना पड़ता है। और कभी कभी आप मस्ती से खोजते हैं, कभी कभी आप तकलीफ से खोजते हैं, खिलौना टूटा है आप उसको रोते हुए उसको जोड़ने लगते हैं, लेकिन आपको हमेशा वो एक बिल्कुल नई बच्चे की नजर से यात्रा, साहित्यिक यात्रा या अपनी कृति, अपना सर्जन शुरू करना होता है और देखना होता है कि कहीं पहुंचेंगे। वाह, आप सब लोग सुन रहे हैं और ये बातें बिल्कुल नई आ रही है, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी बात आपने कही, क्योंकि क्या है कि गीतांजलि जी आजकल तो ये है कि रेसिपी आ जाती है, पता चल जाता है कि इतना इतना करने से ये हो जाएगा और संख्या तो बढ़ती जाती है। लेकिन हमारे सामने ऐसे भी उदाहरण है, मिसालें हैं कि वर्षों में केवल 2 चीज आई है, 3 आई है, लेकिन वो ऐसे सीमा चिन्ह छोड़कर गई है कि हम उसको आज भी अतिक्रमण नहीं कर पाए। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि वो जो कोरे कागज का सामना जो है,
कभी उससे खेलना है, कभी उससे लड़ना है, कभी उससे जूझना है, और कभी उसके सामने समर्पण भी कर देना। तो आपको बीच में टोकरी पर ये समर्पण वाली बात मुझे लगता है कि बहुत सही है। और मैं इसको मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं फिर से कहूँगी कि उस्ताद अली अकबर खान, उनका ये कहना था कि जब वो शुरू करते हैं तो सरोद बजाते हैं और थोड़ी देर बाद सरोद उन्हें बजाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो आर्टिस्ट है और जो राइटर है, उसकी कोशिश यही होती है कि कोई चीज उसे शुरू करा दे, लेकिन फिर वो चीज उसको आगे बढ़ा दे रहे हैं। यानी कई बार आप रचना प्रारंभ करते हैं, फिर बाद में रचना आपको उंगली पकड़ कर आगे ले जाती है। तभी उसमें ऊर्जा, आत्मा, ये सब तभी आता है। वरना टेक्निकली इट मे बी वेरी फाइन एंड परफेक्ट, बट इट कैन बी क्वाइट लाइफलेस। अब मैं आपकी रचनाओं पर आऊंगी। मैत्रेयी पुष्पा ने आत्मकथा लिखी, 2 खंडों में लिखी है। एक है कस्तूरी कुंडल बसे और दूसरा खंड है गुड़िया भीतर गुड़िया। वो तो बहुत बात की बात है। आपने बरसों पहले माई उपन्यास लिखा। मैं आपकी कहानियों पर अभी बहुत नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे रेत समाधि के लिए, तिरोहित के लिए, उस परस हमारा शहर, उसके लिए भी जगह चाहिए। तो माई उपन्यास और रेत समाधि की अम्मा, हिंदी साहित्य में माई के द्वारा पहली बार एक प्रौढ़ा नायिका के रूप में आ रही है। उसके पहले तो हमारे पास जो नायिकाएं होती थी वो अकेले की रेखा भी हो सकती, हालांकि रेखा भी 30 पार कर चुकी है ऐसी। उसके पहले तो 20-22 साल की जैनेन्द्र की कट्टो हो सकती थी, सुनीता हो सकती थी। लेकिन ये जो माई का चरित्र आया, वहां मैं आत्मकथा का जिक्र कर रही हूँ। उन्होंने अपनी बात कहने से पहले मैत्रेयी पुष्पा ने माँ की बात कही है। हालांकि आपका और मैत्रेयी पुष्पा का धरातल अत्यंत कुछ छोरों पर है, मैं जोड़ नहीं रही हूँ, मैं जानती हूँ। लेकिन ये उपन्यास, माई उपन्यास लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? माई की पीढ़ी से मिली। तो आत्मकथा तो नहीं कहूंगी, और आत्मकथा क्या होती है? आप चाहें तो हर चीज आत्मकथा है। आप उसको तरह तरह से डिस्गाइज करके कहते हैं, आप एक सीधी सपाट तरह से कहते हैं। तो आत्मकथा तो हर चीज में है। लेकिन और आज तो एक नई विधा भी चल पड़ी है, ऑटो फिक्शन करते हैं। जैसे एनी कार्नो वगैरह, वो तो बिल्कुल कह के ऑटोबायोग्राफी लिख रही है, विच दे आर कॉलिंग फिक्शन। तो अब ये तो कुछ सब्जेक्टिव भी हो गया कि मैं कह रही हूँ माई आत्मकथा नहीं है, इसलिए नहीं। और इसलिए नहीं है कि मेरा जो उसके प्रति नजरिया है वो एक कल्पना योग नजरिया है कि भले ही उसको जीवन से उठाया हो, मैं इसको कहीं भी, इसके सब जी कहीं भी ले जा सकती हूँ। तो ये जो लाइसेंस मैंने शुरू से माना हुआ है, that makes it fiction, एक वर्क ऑफ फिक्शन। और जाहिर है कि जो किरदार आपके आते हैं आपके कामों में, वो होंगे आसपास, लेकिन कोई किसी एक की बायोग्राफी नहीं मिलेगी। So the lots of things come together to make a character. और माई का जो कैरेक्टर है, मैं समझती हूँ कि they are, it is a kind of character which we recognize particularly in that generation. और माई के साथ मैं आप लोगों के साथ ये बात साझा करना चाहूंगी कि माई मेरा पहला उपन्यास है और इसका तर्जुमा
पता नहीं कहाँ से, सर्बिया में सबसे पहले हुआ, सर्बिया में सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्स आ रहा था वो ये था कि माई तो हमारी माँ है, माई तो हमारी माँ है, मैं माई हूँ, तो ऐसे ऐसे लोग बोलते थे। वो ऑडियंस में बैठे हुए कहते थे ये तो मेरी कहानी है। और तब मुझे समझ में आया कि माई इज नॉट कैरेक्टर बिलोंगिंग टू टीवीज, माई इज एक्चुअली अ मच मोर यूनिवर्सल कैरेक्टर दैन मेरे। और बस इसी में छोटा सा एक बताऊं, जर्मनी में ये हुआ कि हर जगह कोई एक अलग इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर रहता था, कहता या रहती थी। और मैं थोड़ा सा, मुझसे वो कहते थे कि थोड़ा सा हिंदी में पढ़ लीजिए कि सब लोग हिंदी की ध्वनि सुन ले, उसके बाद वो जर्मन में पढ़ते हो, फिर जो बातचीत होती उसको इंटरप्रेट करते मेरे लिए। तो इन सज्जन से मैं पहली बार मिली थी, कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी, पर मुझसे बड़े थे, बहुत छोटे भी नहीं थे। और नहीं, मुझसे बड़े थे कि नहीं मेरी जाती, पर मतलब अच्छी 30-40 उम्र दिखते थे। मैं जाती, मैं भूल भी गई हूँ। तो उनसे मैं बस कार्यक्रम के पहले मिल रही थी, हम लोग स्टेज पे बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि मैंने माइक पढ़ा, माइक वाले से बात करी, and he said to me, he said, thank you for writing Mike. After reading Mike, I have started respecting my mother. तो ये जर्मनी में आदमी ने कहा। तब मुझे लगा कि देखिए, हम जान नहीं पाते हैं लेखक तो जो उसकी वो जहाँ पे है वो उसी जगह पर रहकर अपने को व्यक्त करती है। मुझे क्या मालूम कि ये जो अभिव्यक्ति है वहाँ भी कुछ मायने रखते हैं। तो ये सब एक डिस्कवरी होती है। तो माई है एक पीढ़ी के बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि माई ने मुझे भी दिखाया है कि माई कितनी अभी दुनिया भर में है। और प्रौढ़ा की जो बात आपने की, उस वक्त एक छोटा सा मुझे, तो ये भी मैंने सोच के तो दायरा नहीं किया, लेकिन प्रौढ़ा और प्रौढ़ तो बहुत ही समृद्ध कैरेक्टर्स होंगे, उनके आगे पीछे कितनी कहानियां हैं। कृष्णा सोक्ति को आप ले लीजिए, कहाँ उन्होंने शुरू किया, कहाँ तक उन्होंने देखा है, तो उनके पास तो क्या किस्से नहीं है और क्या तजुर्बे नहीं है, और ये सब उनको इतना रंगीन बना है। तो मुझे तो लगता है कि ये किरदार तो बहुत ही समृद्ध हो, और 19 साल की युवती से नहीं ज्यादा। हालांकि मैंने कुछ सोच ऐसा सोच नहीं किया, बहुत ही सहज तरह से और स्पॉन्टेनियस तरह से ये किरदार बने।